नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। सरकार ने एक स्पेशल ड्राइव शुरू की है कि जो भी बैंकों में, बीमा कंपनियों में लोगों का पैसा जमा है और उसका कोई भी वारिस नहीं मिल रहा है, उनके वारिसों को ढूंढकर, या यूँ कहा जाए कि उनके वारिस जो भी हैं वो अगर अपना पैसा क्लेम करते हैं कि मेरे फलाने का ये पैसा है, तो उसके लिए बैंक उनको पैसा देने की कोशिश कर रहा है। यह मामले की स्टेट लेवल बैंक कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि यह ड्राइव 31 दिसंबर तक चलेगी खास तौर से, और उसके बाद भी ये कंटिन्यू प्रोसेस है। लेकिन इस दौरान जो भी लोग अपने आप को, या इवन जो भी नॉमिनी जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन सबको हम उनका पैसा देना चाहते हैं। कि वित्तीय साक्षरता अभियान चल रहा था जो 1 जुलाई से 30 नौ तक था, उसको भी बढ़ा के 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा बरसात के सीजन की वजह से कुछ जगह दिक्कतें आई थी। हालांकि कब से कब तक था? वो पहला वाला जो वित्तीय साक्षरता अभियान था वो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर था, जिसको 1 महीने और बढ़ा दिया गया 31 अक्टूबर। तो वित्तीय साक्षरता में जो 57,607 हमारे जो पंचायत थे उसमें हमने सब जगह इसमें कैंप कर लिए थे, कंप्लीट हो गया था, और अभी फिर हम उसको 1 महीना और चला रहे हैं। 57,607 ग्राम पंचायत। तो वो उसमें हमें 681 से 57,681 में करना था, वो हमने कर लिया था। और इसमें भी जैसे ये भी कैंप जो लगेगा, ये भी उसको इंक्लूड करके लगेगा। वो उन कैंपों में मतलब जो अभियान को 30 नवंबर तक ले जाएंगे। ये अभियान जो है अभी जो दूसरा ला मैंने बताया, ये 31 अभियान तक, वो 31 अक्टूबर लास्ट है। इसमें ये दिसंबर इसमें कितने ऐसे आए डेफ अकाउंट के? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि वित्तीय साक्षरता में डेफ अकाउंट एक एक्सक्लूसिव नहीं था, उसमें PMJBY SSBY था। तो उसमें जो मेन थे कि उसको कितने खाते खोलने हैं PMJDY में, SSBY में, ये सब था उसमें। हाँ, वो मैं प्रिंट आउट दे दूंगा, वो है मेरे पास, वो दे देंगे। सुनील जरा सा उसको प्रिंट आउट निकाल के दे दो बेटा, 8-10 कॉपी निकाल, बल्कि उसको थोड़ा सा बोल भी दीजिए। हाँ, तो उनका डिटेल थोड़ा। अब देखिए जो वित्तीय साक्षरता अभियान चल रहा था उसमें PMJBY SSBY APY और PMJDY मेन ये अकाउंट थे। इसके अलावा जो था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर था, उसके अलावा डिजिटल अरेस्ट था, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी ब्रीफ करते हैं। ये सारी चीज़ें भी इसमें वित्तीय तौर पे बताई जाएंगी। फिर अगर मान ली कोई पीछे खड़ा हुआ या उसको वॉच कर रहा है, उसने कह दिया कि अच्छा इसको फंसाया जा सकता है, फिर वो बाद में कॉल कर रहा है कि आपका OTP आया होगा, आप ब्रांच में आए थे, नहीं आया, वो बता दीजिए। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, बैंक एम्प्लॉय हो, कोई आउटसाइडर है, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है, आपको कभी भी OTP शेयर नहीं करना। पहली चीज जो केस आप बता रहे हैं, जब तक बैंक में आपके अकाउंट से मोबाइल लिंक नहीं होगा, मोबाइल पे OTP आएगा ही नहीं, पहली चीज। तो 193 कितने काल होंगे? अब ये तो पुलिस वाले से पूछना पड़ेगा। आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं, हमारे पास नहीं। तो CFMC का फुल फॉर्म बता दें। सेंटर फॉर फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल, ये जो है यूपी का फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल। तो अभी उसमें क्या होता है कि अभी साइबर फ्रॉड मॉनिटरिंग सेंटर नहीं, साइबर फ्रॉड मॉनिटरिंग सेंटर। अभी जो आपके OTP आएगा, वो OTP तब आएगा जब आपके अकाउंट में वो मोबाइल नंबर लिंक्ड है। अगर उसमें कोई मोबाइल नंबर है ही नहीं तो कोई चांस ही नहीं कि आपको OTP आएगा। तो जब भी, अच्छा दूसरा, चाहे काउंटर की भी आप बात कर रहे हैं, काउंटर पे भी OTP बताने की आवश्यकता नहीं है। OTP आपको अपने मोबाइल में यूज करना है, ना कि दूसरे को पास ऑन करना है कि आप इसको मोबाइल, चाहे वो बैंकर ही क्यों ना हो, ये नहीं शेयर करना है, वो आपका अधिकार है, वो आप अपने से यूज करिए, ना कि उसको आप किसी को बताइए, चाहे वो बैंकर ही क्यों ना हो, उसको नहीं बताना है। तो जब तक वो मोबाइल आपके लिंक नहीं होगा तब तक उस पर OTP आ नहीं सकता। सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है जहां से वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस आदमी का लेवल क्या है। पैसे हैं नहीं है, ये उसको देख के नहीं करते, वो लेवल देख के करते हैं कि अगर हमारी फोटो 20 जगह निकल रही है, मैं बहुत ज़्यादा घूम रहा हूँ, विदेशों में जा रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ, तो उनको एक आइडिया लगता है कि इस तरह के लोग जो होंगे इनके पास पैसे हैं, और फिर तब वो प्रलोभन देते हैं। और जनरली प्रलोभन जिस तरह का होता है वो ह्यूमन नेचर का है कि वो ट्रैप करते हैं, और आपको ट्रैप होने में 1 बार 2 बार कुछ मीठी मीठी बातें करके और ट्रैप कर लिए, फिर आपके पास ब्लैकमेलिंग चालू होती है। सर एक केस प्रश्न है, 80 साल के बुजुर्ग के साथ हुई
जी बट उनके लड़के ने जब उनका गर्दन या मतलब आर्मी करना जी। तो उन्होंने बताया कि वो बात करने की मतलब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन बराबर है उनके साथ 70-80 लाख का। तो अगर वो बैंक से कर रहे हैं तो क्या कुछ बैंक इस पे कुछ अपनी तरफ से नहीं? मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए बैंक आपको मोबाइल पे अलर्ट भेज रहा है कि आपके इतने पैसे निकल रहे हैं, और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि डिजिटल पेमेंट विदाउट योर OTP, विदाउट, क्योंकि आजकल ड्यूल ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, दो जगह OTP की जरूरत होती है। आप जब तक पास ऑन नहीं करेंगे ये नहीं होगा। तो आप अगर पास ऑन कर रहे हैं तभी होगा। फॉर एग्जाम्पल जो आप कह रहे हैं, आपके केस में मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चलता है। व्हाट्सएप पे आपको एक ग्रुप बनेगा, और व्हाट्सएप पे ग्रुप बनने के बाद आपको तरह तरह के प्रलोभन ये दिखाए जाएंगे कि आप इस शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, इस स्क्रिप्ट में लगा दिए, इतना रिटर्न आपको मिलेगा। आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं और शाम तक आपको 40,000 मिल रहे हैं, 25,000 मिल रहे हैं, और वो जो सीट आपको दिखाई जाती है उसमें वो मैनिपुलेटेड फोटो होती है। एक्चुअल में उस दिन उसका प्राइस वैसा होता भी नहीं है जैसा, लेकिन वो आपको दिखाता है, और वो आपसे कहेगा कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको भी इसका बेनिफिट होगा। मैं बल्क में परचेस करता हूं और रात दिन में परचेस करके शाम को बेच देता हूं, इसलिए इतना प्रॉफिट होता है, तो मैं शेयर करूंगा। ये जितने भी ये 10, 20, 25, 50 लाख वाले आप कह रहे हैं, ये ज्यादातर व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो बनाते हैं ना, उनके थ्रू हो रहा है, और ये सब फ्रॉडुलेंट एक्ट है। हम लोग प्रलोभन में, पढ़े लिखे होने के बावजूद प्रलोभन में आ जाते हैं कि अरे भाई 5 लाख लगाया, शाम तक 50,000 आ जाएगा। तो एक बार 2 बार, अच्छा उसमें 3-4 लोग 10 लोग उन्हीं के आदमी होते हैं, वो लिखते हैं कि थैंक यू वेरी मच, मैंने तो आज 50,000 रुपया पा लिया, आज 40,000 रुपया पा लिया। तो वो सब उन्हीं के, और उसमें कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे। लेकिन 100 आदमी में टेक्निकली अगर देखा जाए तो जेन्युइन जो जिसको हम कहते हैं कि वो पकड़ने की कोशिश करें, वो 10 है। 90 उन्हीं के आदमी है जो मैनिपुलेट करके लिखते हैं। आदमी प्रलोभन में आके वो पैसे लगा देता है, और फिर वो चूंकि फेक ग्रुप ही फेक है तो आपको कोई आदमी मिलेगा नहीं, और वो फिर दिक्कत होती है, फिर वो पैसे आपके डूब जाते हैं। सर एक लास्ट सवाल था जी। अभी ये हाल में इंदिरा नगर का एक केस आया है, मनोज अग्रवाल जी है वो, जी। उनका ये मतलब साफ तौर पे कहना है कि उनके पास ना कोई OTP आया, ना कोई मैसेज आया, बस उनका फोन ऑटोमेटिक मतलब हैंग हो गया। तो उन्होंने फोन से सिम उनका खोलने का और उनके अकाउंट से 7 लाख रुपए कट गए। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, हालांकि ये टेक्निकल इशू है, इस पे कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। फिर भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि कोई लिंक उनके पास आया हो जिसको उन्होंने क्लिक किया हो, और जिसके चलते उनके मोबाइल का सारा डाटा हैक हुआ। और ये चूंकि तकनीकी चीज है, इसलिए इस बारे में मैं एज अ बैंक वो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बिना आपके मोबाइल के डाटा के हैक हुए या OTP पास ऑन किए, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब ऐसा नहीं है, रेयर और रेयरेस्ट हो सकता है कुछ ऐसा टेक्निक लगा के निकाल ले, लेकिन बैंकों से पैसा तभी निकलेगा जब आप OTP शेयर करेंगे या किसी भी तरह आपका मोबाइल हैक किया गया। हम साइबर फ्रॉड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिलके, वैसे तो पूरे सेंट्रल लेवल पे भारत सरकार के द्वारा IC4 के नाम से संस्था है जो ये डिजिटल फ्रॉड को मॉनिटर करती है, और इसको कर्टेल करने और कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में संस्था है जो देखती है। उसी का एक छोटा प्रारूप उत्तर प्रदेश सरकार और ये पुलिस ने शुरू किया है CFMC के नाम से, जिसमें सारे बैंकों के प्रतिनिधित्व, यहीं पर आपके ऑफिस है जहां पर हमारे सारे बैंकों के, अभी सारे बैंक को नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर बैंकों के प्रतिनिधि वहां पर बैठते हैं ऑनलाइन। अगर किसी का इस तरह का कोई भी अमाउंट निकाला जाता है एक बैंक से, तो ऑब्वियसली जनरली ये क्या है कि ट्रांजैक्शन एक बैंक से दूसरे बैंक से तीसरे बैंक होता है। तो अभी वहां पर सारे बैंकों के या ज़्यादातर बैंकों के, मैं कह सकता हूँ, और लोगों के प्रोसेस में है, वहां पे प्रतिनिधि बैठते हैं। अगर आप उसको कॉल करते हैं तो कॉल करने पे उस कॉल सेंटर पे तुरंत जिस भी बैंक से पैसा निकलता है और जिस बैंक को जाता है उसमें तुरंत कॉल्स करके रोक दिया जाता है, उसको ब्लॉक। नंबर क्या है? आई थिंक 1930 है पुलिस का, मैं देख के बताता हूँ, एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ। अरे उसको चेक कर लेना जरा, वो जो कॉल सेंटर पुलिस का है ना, साइबर क्राइम वाला जो CFMC 1930 है सर, फ्रेंडशिप करके बातचीत करने लग रहा है, और ग्रेजुअली वो कोई ना कोई तरह का उनको हैकिंग कर रहे हैं, और एक बार थ्रेटन कर रहे हैं कि साहब आपकी मैं ये पब्लिश कर दूंगा सोशल मीडिया में, इसके बारे में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और आदमी उससे डर के मारे वो
उसके बारे में सारा जो भी पैसा वो मांगता जा रहा है वो ब्लैकमेल एक तरह से होके उसको पैसा दे रहा है, जबकि डिजिटल अरेस्ट एज सच कुछ नहीं होता है। आप ब्लैकमेलिंग है बेसिकली, ये ब्लैकमेलिंग है कि आपका समाज में एक अच्छा स्थान है वो जानते हैं और उसके बाद आप किसी तरह उसके चक्कर में फंस गए, तो उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा पे आँच आए, तो वो डिमांड करते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप कैमरे के सामने ही रहिए 24 घंटे 48 घंटे 76 घंटे और हमको पैसा अपने अकाउंट से पेमेंट करते रहिए, ये करिए वो करिए, इस तरह की हरकतें होती हैं। इसमें कभी कभी फेक पुलिस का धमकी देते हैं, सीबीआई का धमकी देते हैं, इस तरह की धमकी देके वो करते हैं। मैं जागरूक करना चाहूँगा आम जनता को, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है और इस तरह की कोई भी हरकत सोशल मीडिया पे कोई करता है तो इसको एकदम इग्नोर कर दें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें, किसी को इसको भेजना नहीं है। आप कभी भी कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था किसी भी प्रकार से आपसे ओटीपी नहीं मांगेगी। तो कभी कोई कहे कि आपका क्रेडिट कार्ड खत्म हो गया है, वैलिड कराना है, आप ओटीपी दे दीजिए, आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, आप गाड़ी का या किसी चीज़ का आप ओटीपी दे दीजिए, आपके अकाउंट का ये दे दीजिए, किसी भी तरह की इस तरह की जो जानकारी है कृपया इसको पास ऑन न करें, किसी को भी न करें। और किसी भी अननोन लिंक जो आती है, चाहे वो सोशल मीडिया से आए चाहे ईमेल के थ्रू आए, जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसको क्लिक न करें। ये बताइए कि अभी तक इसमें कुछ ऐसा है कि इतना पैसा जो है लोग अपना गंवा चुके हैं डिजिटल अरेस्ट? एज सच कोई रिकॉर्ड तो अभी डायरेक्ट नहीं है, नहीं राशि देखिए इसमें जो अभी तक का ट्रेंड देखा गया है ज़्यादातर ये बड़े लोगों को ही पकड़ते हैं। बड़े लोगों मतलब जिनको वो मानते हैं बहुत समृद्ध हैं और मोटी राशि है। 10-20 हज़ार वालों पे जनरली इनका अटैक नहीं होता है, ये करोड़ों लाखों वालों को ही जनरली पकड़ रहे हैं, क्योंकि जो इसकी अगर आप साइकोलॉजी समझे इस डिजिटल अरेस्ट की तो वो यही समझते हैं कि ये आदमी प्रतिष्ठित है और इसकी समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा है, अगर वो किसी तरह फंस गया तो उसकी प्रतिष्ठा को ही आँच आएगा, इसी को ब्लैकमेल वो करते हैं। इसमें बैंक क्या कर सकता है? इसमें बैंक जागरूक करता है समय समय पे, जैसे हम अभी आपके सामने प्रेस वार्ता कर रहे हैं, समय समय पे हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमेशा सूचित करते रहते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ें आप शेयर न करें किसी भी व्यक्ति से। बैंक किसी भी तरह की इस तरह की जानकारी नहीं लेता, अवेयरनेस प्रोग्राम ही कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे पास में बैंकिंग कार्ड भी है कि आपके खाते से उड़ रहा है, वो रहा है, ऑब्वियस है ना, आप पैसा तो बैंक से ही जाएगा ना। जब आप होता कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक वृद्ध सज्जन आए, उन्होंने कहा कि साहब बहुत घबराते हुए आया, उनका 10-20 लाख का हमारे पास एफडीआर है, वो प्रीमेच्योर तोड़ रहे हैं। प्रीमेच्योर तोड़ रहे हैं तो वो कारण नहीं बता रहे हैं कि क्यों तोड़ रहे हैं। घर में किसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई कि वो पहले पेमेंट जो कैश था उनके पास उन्होंने दिया, बैंकों में जो राशि थी वो दिया, फिर एफडी तोड़ने की नौबत आ गई। एफडी तोड़ रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं, कोई नॉर्मल कोर्स में है, लेकिन उन्होंने फिर एफडी तोड़ी, एफडी तोड़ के अकाउंट में क्रेडिट किया, फिर वहाँ से वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें होती। तो बैंकों में हम क्या कर रहे हैं कि हमने फ्रंट लाइन जो हमारा स्टाफ है उनको हम जागरूक कर रहे हैं, जब कोई पैनिक में इस तरह से आए कि हमारा ये तोड़ दीजिए वो तोड़ दीजिए, तो उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, उनको हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है और उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये बताने की आवश्यकता है, समझने की कि वाकई में जो वो काम कर रहे हैं वो उनकी ज़रूरत है या इसी तरह का किसी फ्रॉड के चक्कर में वो फंस गए। तो हमारे फ्रंट लाइन को भी हम ट्रेन कर रहे हैं समय समय पे अपने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा और जागरूक कर रहे हैं। साथ में ये बता रहे हैं कि इस तरह से जब भी कस्टमर आए उनको आप जागरूक करिए। प्लस हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस तरह की प्रेस वार्ता है, पैम्फलेट है, उससे हम जागरूक कर रहे हैं। सर सबसे पहले ये आप लोगों को ये भी बताइए कि जब भी कोई इस तरह की कोई घटना होती है तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आपके पास से ये पैसा लिया गया या नहीं लिया गया, तो सबसे पहले उस पर हमको फोन करना होता है या नहीं करना होता? नहीं, देखिए क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि यहाँ डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि पैसे किसी भी तरह का किसी भी तरह का जब भी पेमेंट होता है तो सर्टेन अमाउंट के ऊपर उनको मैसेज आता है। आजकल ड्यूल मैसेज आता है, ईमेल अगर आपने दे रखा है तो ईमेल पे भी आता है और वो आपके मोबाइल पे भी आता है। अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया है तो आपको तुरंत आपकी ब्रांच पे या जो भी हमारा कॉल सेंटर का नंबर दिया होता है उस पर संपर्क करने की आवश्यकता है और उसको तुरंत ही इन्फॉर्म करके ब्लॉक कराने की आवश्यकता है। जी, आपका अधिकार ये क्या है? देखिए, ये वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसके अंतर्गत 10 साल से ऊपर की जो राशि अनक्लेम्ड राशि है, चाहे वो बैंकों में हो, पेंशन की हो, म्यूचुअल फंड की हो, इंश्योरेंस की हो, इससे संबंधित जो जिन भी व्यक्तियों की राशि है उनको उनके पैसे को, पूंजी को वापस करना, यही एक कार्यक्रम है। यह पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है।
जिसमें जो अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो रुपए 1.82 लाख करोड़ की राशि जो है वो अनक्लेम्ड राशि लगभग पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 3.13 करोड़ खातों में 9,128 करोड़ की राशि बैंकों में पड़ी हुई है, जो बैंकों ने एक्चुअली आरबीआई को डेफ अकाउंट जो हम कहते हैं उसमें ट्रांसफ़र किया हुआ है। भारत सरकार का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा राशि हम जो भी इससे संबंधित व्यक्ति हैं उनको वापस करें, और ये कार्यक्रम कैंपेन मोड में अभी 3 महीने चलेगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये आगे भी चलता रहेगा। तो सर अभी जो आप लोग 1 जुलाई से एक प्रोग्राम चला रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन का 3 महीने का, उसमें किस तरह से मतलब पूरे यूपी में क्या उसका स्कोप रहा? और देखिए, जो वित्तीय साक्षरता अभियान था वो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चल रहा था। अभी उसको भी 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और अब वो 31 अक्टूबर तक चलेगा। उसमें भी जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो हमारी सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो, आपके सुरक्षा बीमा योजना हो, या प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खोलना हो, या फिर आपके पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना के खाते खोलना हो, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का था। और साथ ही साथ डिजिटल जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे, साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे जागरूक करने का था। लोगों को नॉमिनेशन कराना था, अकाउंट में री-केवाईसी कराना था। इस तरह के कार्यक्रम थे, वो भी अभी कंटिन्यू है। और उसमें लगभग हम आपको फिगर अलग से दे देंगे कि एग्जैक्टली कितना उत्तर प्रदेश में इस पूरे अभियान के तहत में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना में कितने प्रतिशत लोगों को हम लोगों ने इस माध्यम से कवर किया। तो सर जो खासकर जो इसमें जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जो खासकर जीवन ज्योति बीमा या दूसरे बीमा हैं, तो उनमें किस तरह से बैंक सपोर्ट करता है और किस तरह से दावे निपटाता है? देखिए, जिनके भी इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, जो भी इसमें नामांकन कराए हुए होते हैं, उनके जो भी नॉमिनी होते हैं, एक बैंक का बहुत सिंपल फॉर्म होता है। उस फॉर्म को भरवाने के बाद उनका केवाईसी लेके हम जो भी उसके नियामक संस्था है उनसे हम क्लेम करते हैं, और दोनों ही केस में 2-2 लाख रुपए मिलता है। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उसमें अलग अलग राशि है, 1 लाख वगैरह तक वो मिलता है। तो ये सब चीज़ें बैंक की जो शाखा में आप जो भी व्यक्ति मृतक है उसके जो भी वारिस हैं या जो भी आश्रित हैं, अगर वो बैंकों से संपर्क करते हैं, शाखा से संपर्क करते हैं, तो उनको फॉर्म भरा के और उसको ऑनलाइन हम सबमिट करते हैं, और क्लेम पाने के बाद उस व्यक्ति को बुला के उसके खाते में पैसा जमा करते हैं। सरकार द्वारा जो प्रायोजित आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनमें किस तरह से बैंक काम कर रहा है और किस तरह कौन कौन सी योजनाओं में ज़्यादा फोकस है? देखिए, वैसे तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं और सारी ही योजनाएं बहुत अच्छी हैं, चाहे वो पीएम स्वनिधि हो या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज की डेट में जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है वो सीएम युवा योजना है, और सीएम युवा योजना में बैंकर्स बहुत ही समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। अगर मैं आपको आज के आंकड़े बताऊं तो आप ये मान के चलिए कि 1.5 लाख का लक्ष्य बैंकों को दिया गया है पूरे साल का, कि 1.5 लाख व्यक्तियों को हमको लोन देना है, और लगभग 1 लाख के करीब हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा प्रगति है और 9 युवकों को रोजगार मिल रहा है, और ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात करें तो परसेंटेज टर्म में बैंक ऑफ इंडिया टॉप पे है, सेकंड पे बैंक ऑफ बड़ौदा आता है। अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, और तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा आता है। तो सीडी रेशियो को लेकर सरकार बहुत ज़बरदस्त बैंकों के ऊपर दबाव बना रही है। उनका कहना है कि साहब हमारा ही पैसा और हमको नहीं दे रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वर्तमान में जो जून का सीडी रेशियो उत्तर प्रदेश का था वो 59.40 था, और अभी सितंबर में अभी पूरी फिगर नहीं आई है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए सितंबर की फिगर। जहाँ तक प्रश्न है सीडी रेशियो बढ़ने का, तो सीडी रेशियो आज की डेट में अगर हम देखें तो 1% के ग्रोथ के लिए नेट हमें 50,000 करोड़ रुपए हमें बढ़ाने पड़ते हैं, और उस हिसाब से आप देखें तो एक ये अच्छी खासी राशि हो जाती है। चूँकि पहले से अभी अगर आप 2017 की बात करें तो सीडी रेशियो करीब 42-43% था। आज 2025 में 8 साल में आप देखें तो 16-17% की ग्रोथ हुई। तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि 2% की सीडी रेशियो में ग्रोथ पर ईयर हो रही है।
निश्चित रूप से CD रेशियो जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि 60% बहुत अच्छा है, लेकिन एक नेशनल लेवल के आसपास है। तो इसलिए ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है वैसे वैसे इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जो RBI के रूल्स हैं उसके हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट बैंकों के क्रेडिट बाहर से मतलब हमारे सेंट्रल ऑफिस या अन्य जगह से होते हैं, उनको हम यहाँ के उसमें काउंट नहीं करते हैं। हालांकि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि बैंकों के द्वारा फंडिंग की गई है, लेकिन वो सेंट्रलाइज लेवल से है, जिसके वजह से वो CD रेशियो में काउंट न होने की वजह से उत्तर प्रदेश का CD रेशियो थोड़ा सा नीचे दिखता है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि हमारा CD रेशियो किसी से कम है। लेकिन लगातार कासा हर बैंक का जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में कमज़ोर दिख रहा है, या यूँ कहा जाए कि लगातार कासा में बहुत दबाव झेल रहा है बैंक, तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। आपको समझने की आवश्यकता है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कासा में क्या देते हैं, और साथ ही साथ जब से ये टेक्नोलॉजी हमारी उपलब्ध हुई मोबाइल पे और सारी सुविधाएं मिली, हमारा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया है। म्यूचुअल फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो सेविंग्स में या करंट में जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों से मिलता है, जनरली उसकी अपेक्षा कैपिटल मार्केट से रिटर्न थोड़ा बेहतर है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उधर कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी चूँकि मार्केट में भी आप देख रहे हैं थोड़ा हलचल है, अमेरिका के टैरिफ की वजह से थोड़ा फ्लक्चुएशन या ज़्यादा हो रहा है, तो बैंकों में घूम फिर के लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कासा केवल डाउनवर्ड जा रहा है, बीच बीच में कासा में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी है, और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि समय के साथ इसमें फिर से वापस वृद्धि होगी।